केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन, स्पीड। जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड के बारे में ये बताता है। स्पीड कह दो, मूवमेंट कह लो। जो केमिकल रिएक्शन है उसमें उसकी मूवमेंट क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो जो ये चैप्टर है मेनली वो बताता है कि ये इसकी स्पीड या इसका मूवमेंट क्या है। अब तो मेन इसमें हम जो पढ़ते हैं उसकी डिफाइन ये है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें तीन चीज की मेन इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड को हम यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड इसमें आता है मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। मैकेनिज्म कौन सी है उसकी, मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। तो इस तरीके से जो केमिकल काइनेटिक्स है उसकी डिफाइन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। तो मेन हम इसमें तीन चीजों की स्टडी करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में हम आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी टाइम टेकन नीचे ले लेंगे हम। सेकंड में भी हो सकता है मिनट। तो यहाँ पे मेन क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऊपर आ गया और टाइम नीचे आ जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम दिखाते हैं डेल ए या बी, कुछ भी हो सकता है, अपॉन टाइम के लिए टी यूज कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो इसका हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें इसके दो टाइप्स आते हैं। पहला टाइप आता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब होता है कोई चीज डिसअपियर होती जाएगी। सेकंड आता है रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब होता है कोई चीज प्रोड्यूस होती जाएगी। यहाँ पे जो डिसअपियरेंस होता है वो केवल रिएक्टेंट के लिए यूज होगा, जबकि अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। तो डिसअपियरेंस का मतलब हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको जनरली हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है किसकी, रिएक्टेंट की, वो डिक्रीज होती है, तो इसलिए उसको नेगेटिव साइन से हम लोग शो करते हैं। जबकि इसका अपोजिट है, प्रोडक्ट बार बार इंक्रीज होता जा रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं अपीयरेंस वर्ड। तो यहाँ पे हो जाता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको दिखाएंगे हम पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होना, तो इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का। तो इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चेंज होता है उसके लिए हम तीन चीज यूज कर सकते हैं। पहला, इस तरीके का ट्राइंगल होता है, इसे कहते हैं लार्ज ट्राइंगल। इसमें लार्ज चेंज होगा अगर, तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। दूसरा आता है इस तरीके का, इसमें मीडियम चेंज होता है, और अगर हम इसको यूज करते हैं इसका मतलब वेरी लेस चेंज है। तो तीनों का मतलब चेंज है, लेकिन डिनोट करते हैं हम कई बार इस ट्राइंगल से, कई बार डी से, कई बार डेल से। तो तीनों का मतलब चेंज है, लेकिन लार्ज, मीडियम या शॉर्ट है। अब यहाँ पे जो ये थ्योरी होती है कोलिजन पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने लिखा 2a+3b गिव्स 3c+4d।
इसका मतलब हुआ कि जनरली जो स्पीड होती है, रेट है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन है जो रेट ऑफ रिएक्शन, उसके कंपैरिजन में जो ए है इसकी स्पीड कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 लिखा ही आगे, यानी जो ए की स्पीड है जनरली वो 2 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे बी की जो स्पीड है वो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन के 3 टाइम्स है। यहाँ पे भी सी की जो स्पीड है वो रेट ऑफ रिएक्शन के 3 टाइम्स है। और जो इसके आगे लिखा हुआ है 4, यानी जो डी है इसकी स्पीड है 4 टाइम्स है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो जो भी आगे वर्ड लिखा होता है इसका मतलब होता है इतने टाइम्स ज्यादा उसकी स्पीड है। क्यों होती है ऐसा? कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ता है। तो जितने कोलिजन बढ़ेंगे 1 पर सेकेंड में, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं पर सेकेंड में, तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बढ़ेंगे उतनी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसीलिए ये थ्योरी जो है वो कोलिजन पे डिपेंड करती है। जो एक्सप्लेनेशन होता है इसका वो कोलिजन थ्योरी से एक्सप्लेन करता है। कोलिजन थ्योरी इसको एक्सप्लेन करेगा। अब इसके टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन ये आ जाएगा जैसे मैंने अभी लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसके आगे माइनस साइन, यहाँ पे 1 है तो इसको कुछ लिखते नहीं है, डेल N2/dt, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। फिर ये जो रिएक्टेंट है इसको माइनस साइन से दिखाएंगे, ये 3 है आगे तो इसकी स्पीड 1/3 कर देते हैं, ताकि हर एक की स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे 2 है, इसकी स्पीड डबल है, 1 टाइम्स करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3/T। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। सपोज क्वेश्चन में गिवन है आपको डेल N2/dt की वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁵ -5 मीटर पर सेकेंड। आपको कह देंगे कि हाइड्रोजन की स्पीड बताओ क्या होगी, आपको बोला जाएगा कि NH3 की स्पीड क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और इसे कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हम इसको इक्वल कर देंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -dN2/dt। अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है तो हो जाएगा -2 × 10⁵ मीटर मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट को जनरली हम माइनस से शो नहीं करते, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो सेम आ जाएगा। अगर रेट निकालेंगे हम तो रेट सेम है नाइट्रोजन के। इसके अलावा अगर हमें हाइड्रोजन को निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो इसके केस में क्या होगा, 1/3 dH2/dt इक्वल टू -dN2/dt। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो H2 है वो दिखने से ही लग रहा है कि उसकी स्पीड 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × N2 और dt की वैल्यू हमें दी है 2 × 10⁵ 3 × 2 = 6 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसी जो NH3 है इसकी स्पीड कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज का मतलब होता है जहाँ पे टाइम इंटरवल होता है, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल होगा तो हम समझ जाएंगे एवरेज निकालना है। और यहाँ पे है जो वो टाइम इंटरवल नहीं होगा, नो टाइम इंटरवल, आपको डायरेक्ट पूछा होगा। तो जब टाइम इंटरवल नहीं होगा तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और टाइम इंटरवल होगा तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
एवरेज का मतलब उसको डिनोट करते हैं AB से। एवरेज का मतलब होता है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और ये होता है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक मोमेंट में, किसी एक टाइम में अगर हम करते हैं एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम करते हैं तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ से RINST से, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस और रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जहाँ पे टाइम इंटरवल होता है वहाँ पे एवरेज आता है, जहाँ पे कोई टाइम इंटरवल नहीं है वहाँ पे इंस्टेंटेनियस। एवरेज में इस तरीके से आ सकता है कि आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दी होगी R की, यहाँ पे टाइम लिखा होगा, इसकी वैल्यूज दी होगी, पहले 0 सेकेंड में सपोज 50 है मोल पर लीटर पर सेकेंड पर लीटर। अगर मैंने कहा 10 सेकेंड चले गए, सपोज ये 40 हो गया। यहाँ पे 30 सेकेंड चले गए, हो सकता है ये 10 ही रह जाए। यहाँ पे 50 सेकेंड हो जाए और यहाँ पे ये 5 रहे। इस तरीके से चेंज हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ 10 से और 30 सेकेंड के बीच में कितना एवरेज है। तो एवरेज के लिए हम क्या निकालेंगे, 30 सेकेंड में कितना था इसका कंसंट्रेशन 10, और 10 सेकेंड में कितना रह गया 40 रह गया, अपॉन टाइम करेंगे तो 30 माइनस 10, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो हो जाएगा ये -10 में से -40 गया तो -30, माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा अपॉन 20। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल आ गया है, तो हम यहाँ पे एवरेज को निकालेंगे। इसके बाद हम इसको ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। ग्राफ से शो करने का तरीका ये है कि एक है रिएक्टेंट, के लिए हम कैसे दिखाएंगे। रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है। तो इस तरीके से जाएगा ग्राफ, यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा टाइम, टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। एवरेज निकालेंगे हम तो एक पर्टिकुलर टाइम को लेंगे, पहले यहाँ पे सपोज करो कंसंट्रेशन R1 थी तो इसके रिस्पेक्ट में टाइम T1, दूसरा ये R2 है और इसमें टाइम T2 है। तो इसके लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, अगर हम एवरेज निकालेंगे इसका हो जाएगा -R2 - R1 अपॉन T2 - T1, तो इस तरीके से हम इसको एवरेज में निकाल सकते हैं। अगर इसी के इंस्टेंटेनियस में निकालेंगे अगर हम इसे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो सेम बनेगा लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। तो सपोज हमें इस पर्टिकुलर टाइम में पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन खींचते हैं इसके रिस्पेक्ट में। एक टेंजेंट लाइन इस तरीके से खींची जाएगी। अब ये ट्राइंगल बन गया, ओ ए और बी का एक ट्राइंगल बन गया यहाँ से। ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे है टाइम। तो अब जो टाइम है, सपोज करो यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो ओ बी और इसका डिस्टेंस हमने ओ ए मान लिया। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, -ओ ए, कंसंट्रेशन ऊपर आता है तो कंसंट्रेशन ओ ए है और टाइम है जो आपका वो है ओ बी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस का ग्राफ रिएक्टेंट के लिए। अब रिएक्टेंट के बाद आता है प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट के केस में भी दोनों का प्रोसीजर सेम है लेकिन ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्राफ है ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा प्रोडक्ट, तो ग्राफ सेम बनता है दोनों के लिए। बस इसमें फ़र्क क्या है, एवरेज के लिए हम दो कंडीशन लेते हैं, या आ गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम। तो पहला पोजीशन हमने सपोज ये ले ली, प्रोडक्ट P1 टाइम T1, सेकेंड प्रोडक्ट P2 और टाइम T2। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा R एवरेज इक्वल टू P2 - P1 अपॉन T2 - T1। तो ये पहला फॉर्मूला। अगर हम इंस्टेंटेनियस के लिए करेंगे तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर पे
पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इसे ट्राइंगल बनाएंगे, तो एक टेंजेंट लाइन खींचो इसके अगेंस्ट में। टेंजेंट का मतलब तो होता है जो इससे टच होके जा रही है। फिर यहाँ पे एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लाइन खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दिया ओरिजिन ओ, ये लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। तो यहाँ पे आर इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, इसमें रिएक्टेंट ये है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वाई एक्सेस में, तो ओ ए को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी टाइम है, तो टाइम नीचे आ जाएगा, तो ओ भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ से इसे प्लॉट करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला इसमें कंसंट्रेशन का, तो जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड भी बढ़ जाएगी, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। सेकंड है टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो भी रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा कोलिजन होंगे पर सेकंड में उतना स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। थर्ड इसमें आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम लोग ये करेंगे 1A, ये बी और ये 3। तो अगर कोई चीज़ हमने सी में रखी है और कोई बी में और कोई ए में, तो जो उसकी स्पीड होगी वो ए की ज़्यादा हो सी की ज़्यादा हो जाएगी, फिर बी की और लास्ट में ए की। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होती है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, तो द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो ये होगी ये किसके प्रेजेंस में होगी, लाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसीलिए इसकी रिएक्शन को कह दिया हमने फोटो केमिकल रिएक्शन, यानी द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या चीज देखते हैं हम, लाइट में हम देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में कितने फॉल हो रहे हैं, फॉल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटोन्स आ रहे हैं। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन्स आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और उसकी वजह से स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा। तो नेचर में हम यहाँ पे देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए रेट कम हो जाएगा। तो यही केवल है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट इसमें आता है आपके पास कैटलिस्ट का। जनरली हम कहते हैं कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, तो ज्यादातर हम लोग इसी को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा
अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बढ़ेगा यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस। अब इसके बाद आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये पूरा चैप्टर जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर सपोज ये ए है और इसने प्रोडक्ट बना दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की, या इसे एक्टिव मास भी कह देते हैं। एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। एक्टिव मास को ही हम यहाँ पे कहते हैं मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। तो जितना मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। ये अभी हमने फैक्टर्स में ही पढ़ा था। और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के को हम यहाँ पे कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या होगा कि R इक्वल टू के ए। अगर कोई बड़ा कंपाउंड दे दिया हमें 2A+3B गिव्स 4C+5D, तो इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट और रेज टू द पावर। इसकी पावर को कर दो, इसके आगे 2 लिखा है तो 2 पावर, इसके आगे 3 लिखा है तो 3 पावर। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे के आएगा। के है रेट कांस्टेंट, ए की पावर 2 एंड बी की पावर 3। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट के रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे हमने देखा 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इसमें रिएक्टेंट ही लेते हैं, प्रोडक्ट को नहीं लेंगे हम कभी भी। R इक्वल टू के SO2 की पावर 2 और ऑक्सीजन की पावर 1। तो इस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं? के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये होता रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे इन विच concentration of reactant is taken as unity, reactant is taken as unity, यानी जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो जब हम कंसंट्रेशन को 1 मान लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसको हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो इसके केस में क्या होगा? जो रेट हो जाएगा इक्वल टू के, जैसे मैंने लिखा ए। अब अगर मैंने ए को 1 मान लिया, 1m, तो इस केस में आर और के इक्वल हो जाएंगे। तो जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम 1 मान लेते हैं। चाहे वो कितना भी कंसंट्रेशन दिया होगा, हमें उसको 1 एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी दिया है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को 1 एज्यूम करना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 3। लेकिन ए और बी तो 1 है तो यहाँ पे आर इक्वल टू के हो जाएगा। रेट कांस्टेंट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 लेते हैं। यानी ओवरऑल हम ये कहें कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने फिक्स कर दी है।
तो अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ के करेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट आता है कि अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तीसरा, कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे कितना भी कर लो रेट कांस्टेंट फिक्स रहेगा। और फोर्थ आता है इसकी यूनिट है जो, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम आगे पढ़ते हैं तो उसी पे डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट अलग अलग हो जाती है। तो पहला पॉइंट इसका क्या है कि जैसे रेट बढ़ेगा रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तीसरा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और फोर्थ है जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ कहता है कि ये इसको इम्प्रूव किया गया था लॉ ऑफ मास एक्शन की जगह पे। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी जो रेट होता है उसमें 100% रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन रेट लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है कि 100% है जो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन है कंसंट्रेशन ऑन विच, concentration of reactant on which the rate of reaction actually depends, एक्चुअल में जो डिपेंड करता है। और एक्चुअली डिपेंड करेगा एज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, एज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट के बेस पे, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं लगा सकते हैं किसका रेट लॉ क्या होगा। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी 2A + 3B गिव्स 4C + 5D। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ये 100% है जो दोनों के दोनों वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, यानी कि A⁻², और B⁻3। लेकिन जो रेट लॉ है वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि 100% हो, चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। तो यहाँ पे इसने कहा इसको अल्फा और इसको कह दिया बीटा। हो सकता है ये अल्फा है 2 के इक्वल हो और 2 के इक्वल ना हो। ऐसी जो बीटा है वो 3 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में आ जाती है कि हो और ना हो। ठीक है, तो ये रेट लॉ है। ये थ्योरेटिक, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल को हम प्रेफरेंस देंगे, अगर रेट लॉ दिया होगा तो हम पहले उसी को मानते। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और जो पहला था वो कैलकुलेटेड है। तो जब कैलकुलेटेड नहीं दिया होगा तब, पहले जो एक्सपेरिमेंटल नहीं दिया होगा तब हम कैलकुलेटेड को या थ्योरेटिकल को सही मानेंगे। तो अब इसके बाद आता है आपके पास, तो यहाँ पे अगर हम मेन रिएक्शन लिखते हैं, सपोज ये है A + B गिव C + D। तो यहाँ पे मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो आया था आपके पास, मास एक्शन उसके अकॉर्डिंग क्या था, R = के A⁻A और B⁻B। लेकिन जो रेट लॉ था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग था R = के A⁻α और B⁻β। तो ये अल्फा और बीटा ए के इक्वल में भी इक्वल टू ए और नॉट, ए के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। ऐसी बीटा है जो वो बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका रेट लॉ भी खत्म हो गया। रेट लॉ कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है, जबकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल बेस्ड है कि जो आपको दिखा आपने वो लिख लिया। लेकिन रेट लॉ है जो आपका, वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। जो भी रेट लॉ में एक्सप्रेस होगा उसको सम कर दो, एक्सप्रेस इन रेट लॉ। जो भी रेट लॉ में हम एक्सप्रेस कर देते हैं वही आपका ऑर्डर माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे N2+3H2 गिव्स 2NH3 है। लेकिन अगर हमें रेट लॉ कह रहा है, रेट लॉ ये कह रहा है कि R=K, N2 भी 0 है और H2 भी 0 है, यानी कोई भी इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये इन दोनों का सम हो जाएगा, 0+0 यानी 0। तो जो सम है रेट लॉ में, जो भी रिएक्टेंट यूज होगा उसकी पावर का सम करके जो भी आएगा वो ऑर्डर माना जाएगा। तो इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा। जनरली हम लिखते हैं जो भी रिएक्शन में ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो यहाँ पे रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। इन दोनों का जो सम है पावर का अल्फा प्लस बीटा, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जितना भी पावर है उसे सम कर देंगे, उसको मिला के जो भी आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स में आता है आपके पास टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप में पहला आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, R=K, कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 मानते हैं, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू हो गई आपका 1। तो इस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट सेम आ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्डर है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं, तो वो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसमें अल्फा प्लस बीटा का सम 0 आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने अभी लिख लिया था, NH3 है आपके पास, तो दिखने में लग रहा है NH3 के 2 मॉलिक्यूल हैं प्लेटिनम के प्रेजेंस में और ये बनता है N2+3H2। तो रेट, जब हम रेट लॉ निकालते हैं एक्सपेरिमेंट के बेस पे, तो यहाँ पे NH3 की पावर 0 होती है, यानी ये रेट पे डिपेंड नहीं करता। जिसकी भी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 आता है। तो ये पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी R=A की पावर 1, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे हम तो K आ जाएगा A की पावर 1। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जाम्पल के लिए H2O2 को अगर हम तोड़ते हैं H2O प्लस हाफ O2, इसका रेट निकालेंगे तो KH2O2 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल पे। इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा H2, ये लिख सकते हैं 2HI गिव्स H2+I2। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका R=KH, KHI, इसकी पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2 है इसका, ये पावर में चले जाएगा। तो जो भी पावर होगी, जितनी पावर होगी उतना ही ऑर्डर माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ऐसी थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब होता है जिसमें
अल्फा प्लस बीटा 3 हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, यानी कि जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल पे, इसीलिए इसे थर्ड ऑर्डर कहते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो इसमें रेट इक्वल टू के कांस्टेंट आएगा, फिर NO इसकी पावर 2 और O2 इसकी पावर 1, तो 2 प्लस 1 करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे NO कौन सा ऑर्डर का माना जाएगा, सेकंड ऑर्डर का। O2 किसका माना जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। इंडिविजुअल में भी हम इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब कि जो अल्फा और बीटा होगा इसका आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा इसका आंसर। जैसे H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि H2 तो 1 है पावर, लेकिन Br2 की पावर है हाफ। तो दिखने में लग रहा है हमें कि दोनों की 1-1 पावर है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बेस पे दोनों की वैल्यू अलग आ रही है। तो ये हाफ और ये 1 है, तो इसकी बेस पे ऑर्डर क्या माना जाएगा, इन दोनों का सम माना जाएगा। हो जाएगा ये 3/2 या 1.5, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और लास्ट इसमें आता है नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेगेटिव का मतलब जिसमें पावर नेगेटिव आ जाती है। इसका एग्जांपल है 2O3 गिव्स 3O2। इसमें क्या होगा, जो रेट होता है ये हो जाएगा के O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। तो ये पावर -1 की वजह से हम इसे कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव किसकी वजह से कहते हैं, क्योंकि इसकी पावर है जो वो माइनस में आ गई, तो इसीलिए इसे कहेंगे नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका ये फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। रिज्वाइन हो जाओ फिर से दोबारा।